वीडियो को एंड करो और घर में जाओ, आराम से सो जाओ, है कि नहीं? ठीक है, तो अगर आप लोग बायो पढ़ रहे हो तो बच्चा विदाउट बैड इंटेंशन नई नई चीजें जानने की कोशिश करो, जिसमें से आज हमारा एक टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, शुक्राणु का निर्माण, यानी मेल के अंदर स्पर्म कैसे बनता है। तो आइए जल्दी से इस सफर में चलते हैं और देखते हैं मेल के अंदर शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग होगा बच्चा मेल के शुक्राणु की अगर बात करें तो मेल में आपको दोनों टांगों के बीच में, ठीक है, एक मेल का अगर आप संरचना देखो तो मेल का जो दोनों टांग होते हैं उनके बीच में आपको एक लटकी हुई संरचना, थैली की बनी हुई लटकी हुई संरचना देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। और इस वृषण कोश के अंदर दो अंडाकार गुलाबी रंग का क्या पाया जाता है, एक संरचना पाया जाता है जिसे वृषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, वृषण के नाम से जाना जाता है। ये वृषण, ये जो आपको वृषण देखने को मिल रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये वृषण ही क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। अब बच्चे सोच रहे कैसे? ठीक है, देखो अगर हम लोग एक वृषण कोश के अंदर दो वृषण है, दो में से एक वृषण को लेते हैं, ठीक है, इसका अनुप्रस्थ काट यानी बीच से कट करेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार का संरचना देखने को मिलेगा। एक वृषण के अंदर लगभग 200 से 250 क्या होती हैं, पालियां होती हैं। इन पालियों को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए, इन पालियों को क्या कहा जाता है? सबका कमेंट मेरे पास आ रहा। इन पालियों को क्या कहा जाता? वृषण पालियां कहा जाता है। ठीक है, इन पालियों को वृषण पालियां या फिर वृषण पालिका के नाम से जाना जाता है। और आपको पता होना चाहिए हर पालिका के अंदर दो विशेष प्रकार की नलिकाएं होती हैं, 2 से 3 क्या पाई जाती हैं, नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, किसके अंदर पाई जाती हैं? ये वृषण पालिका के अंदर पाई जाती हैं। इन नलिकाओं को शुक्रजनक नलिका कहा जाता है। इन नलिका को क्या कहा जाता है? इन नलिकाओं को शुक्रजनक नलिका कहा जाता है। और ये नलिकाएं दो विशेष प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, ये किससे मिलकर बनी होती हैं? तो पता होना चाहिए ये दो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। पहला होता है शुक्रजनन कोशिका, क्या नाम है पहले का? शुक्रजनन कोशिका। और वहीं दूसरे का नाम होता है सटोली कोशिका। क्या नाम है? सटोली कोशिका। ठीक है, अब दोनों का काम सुनिए। जो हमारी कौन सी शुक्रजनन कोशिका है, यही शुक्राणु का निर्माण करती है। याद रखिएगा, एक मेल के अंदर 200 से 250 पालियां हैं। हर पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं हैं, जिसको शुक्रजनक नलिका कहते हैं। और ये नलिका दो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी है, जिसे शुक्रजनक कोशिका कहा जाता है। ये शुक्रजनक कोशिकाएं ही अपने अंदर अर्धसूत्री विभाजन करके 4 शुक्राणुओं का निर्माण करती है। यानी एक शुक्रजनक कोशिका से कितने? एक शुक्रजनक कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं। ठीक है, आइए बताते हैं। अगर केवल एक मेल का, हमने कहा ना शुक्रजनक नलिका, ठीक है, कहाँ पर? शुक्रजनक नलिका में। ये देखो नलिका आपका कुछ इस प्रकार का होगा। अगर हम एक नलिका का केवल ये वाला भाग देख रहे हैं, इसमें क्या है, 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। जो छोटी छोटी कोशिका होती हैं इनको कहते हैं शुक्रजनन कोशिका। और बीच बीच में आपको क्या मिलेगा? बड़ी कोशिका देखने को मिलेगी। इस बड़ी कोशिका को कहते हैं सटोली कोशिका। सबसे पहले ये जो शुक्रजनन कोशिकाएं हैं अपने आप को डिवाइड करके ये क्या करती हैं? प्राथमिक शुक्राणु का निर्माण करेंगी, फिर ये द्वितीयक शुक्राणु का निर्माण करेंगी, और उसके पश्चात ये क्या करती हैं? शुक्राणु का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? शुक्राणु का निर्माण करती हैं। शुक्राणु बच्चा कुछ इस प्रकार का आपको ह्यूमंस में, ठीक है, जो मेल है हमारा, उसके अंदर जो शुक्राणु पाया जाता है वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मेल के अंदर का जो शुक्राणु है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखो मेल के शुक्राणु में जो ऊपर की तरफ जो टोपी नुमा संरचना देखने को मिल रहा है, इसे कहते हैं एक्रोसोम। इसे क्या कहा जाता है? एक्रोसोम। इसके अंदर जल अपघटनी एंजाइम होता है जो मादा के अंडे की दीवार को तोड़ने में मदद करता है। क्योंकि देखो हमारे मेल में लाखों की संख्या में शुक्राणु बनते हैं और सभी शुक्राणुओं का एक ही उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? याद
याद रखिएगा हमारे शरीर में लाखों की संख्या में शुक्राणु बनते हैं और सभी शुक्राणुओं का एक ही उद्देश्य होता है, मादा के अंडाशय, मादा के अंडाणु को निषेचित करना। ठीक है, मादा के शरीर में केवल एक अंडा बनता है, लेकिन पुरुष के शरीर में लाखों की संख्या में शुक्राणु बनता है और लाखों में से कोई एक शुक्राणु ही क्या करता है, मादा के अंडे को निषेचित करता है। कितने? केवल एक। ठीक है, याद रखिएगा केवल एक अंडा ही मादा के अंडाणु को क्या करेगा, निषेचित करता है। ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीजें क्या रखनी है, आपको याद रखना है। अब देखो, जब आपका मेल, ठीक है, जब आपका मेल रसखलन करता है, यानी जब मेल के बॉडी से वीर्य बाहर निकलता है, तो उसके अंदर से 30 से 40 लाख शुक्राणु मादा के शरीर में प्रवेश करते हैं। कितने? 30 से 40 करोड़। ठीक है, एक मैथुन क्रिया में, मेल और फीमेल के मैथुन क्रिया में लगभग आपका 30 से 40 करोड़ शुक्राणु मादा के शरीर में प्रवेश करते हैं और इस 30 से 40 करोड़ में से मात्र एक शुक्राणु ही मादा के अंडाणु तक पहुंच पाता है। अब सवाल है मैम इतने जाते हैं केवल एक क्यों बचता है? जब हमारा शुक्राणु मादा के शरीर में पहुंचता है तो आधे शुक्राणु तुरंत क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि जो हमारा मादा का गर्भाशय है उसे लगता है कि कोई बाहरी हमलावर आया, कोई रोगाणु आया है तो वो मार देगा। कुछ बचेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे तो गर्भाशय में जाकर मारे जाएंगे, फिर कुछ आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्या है, आपको फैलोपियन ट्यूब के बारे में, मादा का जब जननांग देखोगे तो आपका एक फैलोपियन ट्यूब इधर रहता है जो अंडाशय से जुड़ा है और एक इधर रहता है जो अंडाशय से जुड़ा है। शुक्राणु क्या है आपका, मादा के योनि से होता हुआ ये क्या है, अंदर की तरफ प्रवेश करेगा इस तरीके से। ठीक है, अब कुछ शुक्राणु क्या है, अंडा जैसे मान लो हर महीने में अलग अलग डायरेक्शन से आपका क्या होता है, अंडाणु बनता है। अगर जैसे एक महीने में इधर अंडाणु बना तो नेक्स्ट मंथ में यहाँ, यानी दोनों फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु एक साथ नहीं आते। ठीक है, आपका एक बार में केवल एक अंडाणु। अब जैसे मान लो 40 करोड़ अंदर गए, 40 में से आपके लगभग माना जाता है कि आपके 20 से 30 करोड़ मारे जाते हैं। ठीक है, कुछ बच गए, कुछ आगे बढ़ेंगे, गर्भाशय में मारे गए। 200 क्या होते, 200 शुक्राणु ही आपका गर्भाशय में प्रवेश कर पाते हैं। 200 में से 100 आपका इस दिशा में चले गए, 100 इस दिशा में आ गए। इन 100 में से आपके 80 शुक्राणु ऐसे होंगे जो अपना शक्ति खो चुके होंगे, जो अब तेज नहीं दौड़ पाएंगे। बचेंगे 20 में से 5 क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में आते ही क्या होंगे, रोमाव से फंसकर मर जाएंगे। बचेगा 5 में से कोई एक ही क्या होगा, आपका इस अंडे से निषेचन कर पाएगा, अंडे को क्या करेगा, निषेचित कर पाएगा। और जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है और निषेचन के उपरांत युग्मनज बनेगा जो आगे चलकर भ्रूण में बदल जाएगा। युग्मनज ही आगे चलकर किस में बदलता है, युग्मनज ही आगे चलकर भ्रूण में बदल जाता है। तो ये आपका पॉइंट। अब देखो सवाल है कि मैम जो शुक्राणु है उसके पास पैर तो है नहीं, तो वो मेल से फीमेल के बॉडी में कैसे आता? तो शुक्राणु के पास पैर नहीं होता लेकिन ये पूंछ होता है, ये पूंछ के सहायता से तैरकर मेल से फीमेल में आता। अब तैरता कैसे है? तो याद रखिए मेल के शरीर में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सा? शुक्राशय, फिर दूसरा आपका है प्रोस्टेट और तीसरा आपका है बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, बल्बो यूरेथ्रल। ये आपके क्या है, 3 ग्रंथियां हैं। ये तीनों ग्रंथियां आपस में मिलकर एक लिक्विड स्त्रावित करती हैं जिसको हम लोग वीर्य कहते हैं। इस वीर्य में लगभग 60 से 70% शुक्राशय के द्वारा स्त्रावित पीले रंग का एक क्षारीय पदार्थ होता है, फिर 20% प्रोस्टेट के द्वारा स्त्रावित सफेद रंग का क्षारीय पदार्थ होता है और 10% आपके शुक्राणु पाए जाते हैं। शुक्राणु इसी वीर्य में रहकर पोषण पदार्थ प्राप्त करते हैं। बल्बो यूरेथ्रल शिश्न को क्या करता है, आपका लुब्रिकेट करने का काम करता है और मूत्र नलिका को स्वच्छ करने का काम करता है। ठीक है, मूत्र नलिका में मूत्र के छोटे छोटे बूंदे पाए जाते हैं, उनको साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, बल्बो यूरेथ्रल, जो एक विशेष प्रकार के एंजाइम का स्त्रावण करती है, वो उसे साफ करता है ताकि हमारे वीर्य अम्लीय माध्यम में जाने की वजह से इनकी मृत्यु ना हो पाए। ठीक है, जब मेल और फीमेल फर्स्ट टाइम मैथुन की क्रिया करते हैं तो मेल के शरीर से क्या होगा, ये शुक्राणु फीमेल के बॉडी में जाएगा।
ठीक है। ये शुक्राणु कहाँ जाएगा? फीमेल की योनि में जाएगा और फीमेल की योनि से होता हुआ हमारा शुक्राणु मादा के शरीर में जहाँ अंडाणु है वहाँ तक पहुँचता है। इस तरीके से निषेचन